नमस्कार, द मुकनायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम बैठे हुए हैं जेएनयू में। आप देखते हैं कि जेएनयू का हर साल किसी न किसी चीज़ में ख्याति में नाम आता ही है। खबरों में हमेशा जेएनयू बना रहता है। इस साल इस वक्त जेएनयू का नाम है सरिता माली की वजह से। सरिता माली यहाँ हिंदी में पीएचडी कर रही हैं और बहुत जल्द अमेरिका जाने वाली है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन पाया है, डबल पीएचडी करने वाली। तो हमारे साथ आज सरिता है, उनसे जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, कैसे वो जेएनयू पहुंची हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जेएनयू पहुंची और जेएनयू से अब अमेरिका जाने की तैयारी है। सरिता, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। सरिता, आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आपके जो पिता हैं, आपने जैसे फेसबुक में लिखा था, वो फूल बेचते थे। एक फूल बेचने वाली की बेटी आज अमेरिका जाने वाली है। अंदर से कितनी खुशी है, पहले ये बताइए। जी बिल्कुल खुशी है। खुशी है जब आपके संघर्षों को एक मंच मिलता है। आप जिस विचार के लिए हमेशा से समर्पित रहे हैं, आपके लिए जो चीज़ हमेशा से पढ़ाई के लिए मोटिवेशन का काम करती है, अगर उसे एक सम्मानजनक मंच मिलता है तो बिल्कुल खुशी होती है। और ये मेरे पिताजी के संघर्षों का परिणाम है। उनको हमें पढ़ाने की ज़िद है और आज मैं और मेरे परिवार वाले बेहद खुश हैं इस उपलब्धि से। ऐसा जनरली ऐसा देखा जाता है कि जिनके माता पिता कम पढ़े होते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, उनके बच्चों में शिक्षा का बहुत अभाव रहता है। ये बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते। आपने कैसे इतने दूर तक का सफ़र तय किया और आपने कैसे सोचा कि आपको वहाँ तक जाना है, एक बहुत छोटे से परिवार से आने के बाद? ये बात से मैं अंशतः सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार रहा है वो शिक्षा को लेके हमेशा से जागरूक रहा है। इस मामले में मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पिताजी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, मेरी माता 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं, लेकिन शिक्षा को लेके वो हमेशा से जागरूक रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी एक और जर्नलिस्ट से मैं बात कर रही थी तो मैंने ये बात रखी कि हमारे गांव में जो ऊंची जाति के लोग थे, बचपन से पिताजी ने किसी को पीएचडी करते हुए देखा, किसी को बड़ी पोस्ट पर जाते हुए देखा। तो पिताजी हमेशा से ये सोचते थे कि पढ़ाई से इंसान कुछ बड़ा कर सकता है, पढ़ाई से समाज में ये जो असमानता है, ऊंच नीच का, भेदभाव का, उसको कम किया जा सकता है। तो स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के अलावा हमें घर में परवरिश ऐसे मिली कि उच्च शिक्षा का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए हम कैसे कर सकते हैं। कितना मुश्किल आपको लगा? आर्थिक तौर पे भी परेशानियाँ हुई होंगी कहीं ना कहीं। इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, कितनी परेशानियाँ रहीं? जब आप ऐसे समाज में पैदा होते हैं जहाँ पर अभाव ही आपकी जीवन की नियति होती है, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, हर तरह से। मैंने एक लाइन लिखी अपने पोस्ट में जो हमेशा से मुझे महसूस होती रही। कई बार अपमानित होते हुए देखा परिवार को, समाज, पिता को, कि हमें कीड़े मकोड़ों से अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता है। खासकर एक स्लम को लेके भी एक परसेप्शन है मुंबई जैसे बड़े शहरों में कि ये माइग्रेटेड लोग हैं, ये लेबर क्लास के लोग हैं, ये केवल भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं शहरों में आके। बिल्कुल बहुत मुश्किल है और संघर्ष आपका फिर कई स्तर पे होता है। आपको समाज और कई ऐसी ऑर्थोडॉक्स सोच आप कह सकते हैं, एक जो रूढ़िगत सोच होती है, आपको उससे लड़ना पड़ता है। तो कई आयामों पे मैंने संघर्ष किया, लेकिन उसमें सुखद बात जो सबसे अधिक है मेरे लिए कि मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, माता पिता मेरे साथ थे। उन्होंने कभी भी मुझे पढ़ाई के लिए मेरा हाथ नहीं पकड़ा कि ये मत पढ़ो, अगर हिंदी पढ़ना है शौक़ से पढ़ो, हक़ से पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि किसी ने न पहले पढ़ा था, इस तरह से। तो मेरे पिताजी हमेशा से यही सिखाते हैं कि जो भी चीज़ करो दिल से करो, अपना 100% दो। तो यही मेरी कहानी रही है और तमाम तरह के शोषण थे जिसका कि कुछ बातों का जिक्र मैंने यहाँ पर किया। आप ओबीसी से आ रही हैं और आपने शोषण की बात की। महिलाओं को परेशानी होती है आगे आने में और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं हमें समाज भी बहुत पीछे करने की कोशिश करता है। कितनी परेशानी आपने भी देखी होगी इन सारे मामलों में? बिल्कुल, मैंने हर तरह की परेशानी देखी है। मैं तो जिस समाज से मैं आई हूँ, खासकर वहाँ पर तो मैंने महिलाओं के खिलाफ़ होते हुए हर तरह का शोषण देखा है। कई
कई बार शोषण ऐसे होता है कि वो आपकी नियति है, आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते। शोषण मैं नहीं कह सकती उसे। जैसे मेरी माँ, मेरे पिताजी जब सिग्नल पे फूल बेचते थे तो मेरी मम्मी घर में फूल की माला बनाती थी रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक। हमें नहीं पता कि 9 बजे रात में डिनर करना क्या होता है, क्योंकि हम सब मिलके फूल बनाते थे। 12-1 बजे फिर हम खाना खाते थे रात का। तो रंग भेदभाव मैंने देखा है। आप पिछड़े समाज में अगर आप पैदा होते हैं, आपका रंग काला है, आप सामाजिक मापदंड के अनुसार अगर आप सुंदर नहीं हैं, सो कॉल्ड जो ब्यूटी का पैरामीटर्स है, तो एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है आपके ऊपर कि आपको लोगों को इम्प्रेस करना है अपने नेचर से, अपने व्यवहार से, क्योंकि आप सो कॉल्ड ब्यूटी के पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते। आप काले हैं, आप मोटे हैं, आप दुबले हैं, आपका कद कम है। तो बिल्कुल ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और यह चीज़ें अगर एक स्त्री के साथ होती हैं तो शोषण दोहरा हो जाता है और ये और भयानक रूप ले लेता है। जैसे मैं दिल्ली में 8 सालों में रही, मैं यहाँ पे यंगेस्ट रिसर्च स्कॉलर रही, लेकिन मेरे समाज के और जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं उनका ये कहना था कि 8 सालों से क्या कर रही हो, अगर क्या होता है। उनके लिए नौकरी ही सब कुछ था, उनके लिए रिसर्च मायने नहीं रखता। तो ऐसे समाज को जहाँ पर शिक्षा की रोशनी अब तक नहीं पहुँची है, हायर स्टडीज़ और रिसर्च के बारे में बताना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन मेरे माता पिता ने ये सब चीज़ें न जानते हुए बेहद समझदारी दिखाई। उनको लगा कि पीएचडी कर रही है, ये बिल्कुल समय लेता है और कुछ अच्छा करेगी मेरी बेटी। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। आप बचपन की अपनी बात करते, अपने फेसबुक पोस्ट में अपने बचपन का जिक्र किया था, फूल बेचना और वहाँ से जेएनयू पहुँचना। कितना वो जो समय जब आप याद करती होंगी बचपन में, कितना टाइम आप देती थी उस समय पढ़ाई में? मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो मैं घर पे लड़ती ही थी पढ़ाई के लिए। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे लिए पढ़ाई सबसे ऊपर थी। तो मुझे घर का काम नहीं करना होता था, मेरा लाइब्रेरी का टाइम हो जाता था, तो मैं घर में लड़ के जाती थी कि आज मैं काम नहीं करूँगी, आज मुझे लाइब्रेरी जाना है, मेरे लाइब्रेरी का टाइम हो गया है। तो बिल्कुल ये चीज़ें थी और हमारा संघर्ष जो था वो दोहरा था, क्योंकि हमें घर पे आके काम करना ही है। अगर हम पिताजी के साथ रात में बैठ के फूल नहीं बनाते तो अगले दिन पिताजी नहीं जा पाते एक तरह से फूल बेचने, तो वो हमारी रोज़ी रोटी थी। तो बिल्कुल संघर्ष दोहरा था। और यही बात है कि एक जब आप मार्जिनलाइज सोसाइटी से आते हैं, एक वंचित समाज से, तो आपको हर स्तर पे संघर्ष करना होता है। वह संघर्ष मनोवैज्ञानिक भी होता है, वह संघर्ष संवेदनात्मक स्तर पे होता है, सामाजिक स्तर पे होता है। आपके माता पिता पढ़े नहीं हैं, फिर भी वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शंकाएं ऐसी होती हैं। देखिए, जब आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रति एक शंका का भाव होता है। तो माता पिता ने कभी रोका नहीं, लेकिन हर कदम पे हमें खुद को भी एक साबित करके बताना पड़ा है। जैसे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, जेएनयू में भी मैंने यहाँ पे टॉप किया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो हर कदम पे एक वंचित तबके से अगर आप आते हैं तो आपको खुद को प्रूफ करना होता है कि हमें ये आज़ादी चाहिए और आप हमें इसे दीजिए, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं। ये चीज़ें हमें सहज उपलब्ध नहीं होती हैं। तो बिल्कुल मेरा संघर्ष दोहरा था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, काम करना और पढ़ाई। बॉम्बे में आप, मुंबई में पहले आप स्लम में रहीं, जेएनयू, अब अमेरिका। इतने दौर में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपको लगे कि वही एक टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ का? जेएनयू में एडमिशन, मैं मरते दम तक उस समय को नहीं भूलूंगी, क्योंकि शायद मैं अगर इस विश्वविद्यालय में नहीं आती तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत विचार, सबसे खूबसूरत जगह को शायद मैं मिस कर जाती। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2014 में जो मेरा चयन हुआ वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। चाहे मैं जीवन में कुछ भी बन जाऊं, लेकिन जब मैं खुद को पलट के देखूंगी, जेएनयू मेरे साथ खड़ा है और मैं जेएनयू के साथ खड़ी रहूंगी। आप जेएनयू के साथ खड़े। चलिए, आपकी स्टडी से इधर, जेएनयू का नाम बहुत लोग लेते हैं, कुछ ख़राब तरीके से लेते हैं, कुछ लोग बंद कराने के पीछे भी बहुत परेशान थे, क्या कहेंगी? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर आप जेएनयू को बंद करने की बात करते हैं तो माफ़ कीजिए,
आप इस देश के उस दबी हुई वंचित आवाज़ को बंद करने की बात करते हैं। जेएनयू के एक पक्ष को उठाकर गलत तरीके से मीडिया में चलाकर इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, जबकि जेएनयू ने इससे अधिक कई गुना ज़्यादा समाज को दिया है। आपको सब कुछ जेएनयू ने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सब कुछ जेएनयू में दिया है। अगर मैं जेएनयू नहीं आई होती तो मुझे नहीं पता कि मेरी नियति क्या होती। यहाँ के शिक्षक, यहाँ का अकादमिक जगत, यहाँ की प्रगतिशील छात्र राजनीति एक स्वस्थ सोच वाले मनुष्य बनाती है, इंसान बनाती है आपको, जो तमाम तरह के शोषण के खिलाफ बोल सके। वह शोषण चाहे जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ हो, वह शोषण चाहे पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ हो, वह शोषण चाहे सांप्रदायिकता के खिलाफ हो। तो जेएनयू में ये जो तीन स्ट्रॉन्ग पिलर रहे मेरी ज़िंदगी में, अकादमिक जगत, शिक्षक और यहाँ की छात्र राजनीति, जिन्होंने मेरे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दिया। मेरे घर में मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरा इंस्पिरेशन रहा है। मेरा भाई, मेरे पिता, मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि मेरे पिता, मेरे भाई ने स्त्री के अधिकार के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी। उन्होंने उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपनाने की कोशिश की है। मेरे घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मेरे पिता, मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ और उन्होंने मेरे सपने को समझा और हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। सरिता जी, हिंदी में आपने पीएचडी की है। आज भी भले ही हम हिंदी में पीएचडी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाला अंतर ज़रूर हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलता है। आप हिंदी की बदौलत आप यूएस जाने वाली हैं। क्या कहेंगे इस पे कि लोग जब भी हम हिंदी में कुछ बात करते हैं तो बहुत हल्के में ले लेते हैं? सिर्फ हिंदी की बात नहीं, मैं तो कहूँगी लोग आपको आपके लुक से, कपड़े से, हर तरह से आपको जज करते हैं। बिल्कुल मैंने ये चीज़ भी डिस्क्रिमिनेशन सहा है एक भयानक रूप से। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि हिंदी में एक समस्या है, मैं कहूँगी यहाँ इसमें जो अधिकतर विद्यार्थी आते हैं, या तो उनको मैंने जितना बात किया है, और ये चीज़ मुझे शुरू से बहुत तकलीफ़ देती है कि हमें कोई और विषय नहीं मिला इसलिए हमने हिंदी पढ़ ली। या ये बहुत कॉमन है जो लोग बोलते हैं। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि मैंने हिंदी शौक़ से और हक़ से पढ़ी। मेरे इवन दोस्त, कुछ टीचर्स ने भी कॉलेज के लिए बोला कि वाह यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मत लीजिए हिंदी, गो विथ इंग्लिश, गो विथ हिस्ट्री, इस तरह के सजेशंस मुझे दिए गए। लेकिन मैंने बार बार ये जिक्र किया है कि मैंने अपने पैशन, अपने जुनून को जो हिंदी साहित्य के प्रति था, वो बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया था। तो ये चीज़ भी मैंने बिल्कुल ये भाषाई पूर्वाग्रह भी देखा कि हिंदी साहित्य को लेके एक जो भयानक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फैलाया गया है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर विषय की अपनी एक विशेषता है और मैंने बहुत मन से हिंदी पढ़ी और मैं हमेशा हिंदी पढ़ना चाहती हूँ। हिंदी मेरा पैशन है। पैशन है आपका? कुछ हिंदी में लिखना भी चाहती हैं कुछ? मैं हिंदी में कविताएं नहीं लिखती। पहली बार तो एक ये जो सोच है कि हिंदी के प्रति जो एक आकर्षण है, तो हिंदी का हर विद्यार्थी साहित्यकार तो नहीं हो सकता। साहित्यकार नहीं, मतलब कुछ लिखने का ऐसा कुछ अपने प्लान, लेखक कुछ ऐसा बनने का प्लान? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इतिहास और आलोचना में बहुत रुचि है और ख़ासकर अभी जो मैं आगे काम करूँगी वो हिंदी मराठी टेक्स्ट को लेके काम होगा। एक उसका फेमिनिस्ट राइटिंग्स को लेके काम है, भक्ति मूवमेंट जो में। तो बिल्कुल मैं लिखना चाहूँगी, मैं खूब लिखूँगी, लेकिन लिखने का क्षेत्र मेरा आलोचना और इतिहास होगा। आप लेखक भी बनेंगे तो आलोचना वाले क्षेत्र में? बिल्कुल, अगर आप अकादमिक जगत में जाएंगे तो लिखना पढ़ना तो जीवन का अभिन्न हिस्सा होगा, जो आगे मुझे कंटिन्यू करना है। सरिता जी, आप फूले जी की कम्युनिटी से हैं। सावित्रीबाई फूले माँ को हम बड़े मतलब श्रद्धा भाव से देखते हैं। आज उनकी लेगेसी को आप आगे लेके बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये एक विचार हैं। यह विचार ये हैं कि बिल्कुल ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और एक जो भारत का अंधकारमय समाज है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक ये उम्मीद है। और इस देश के वंचित तबके के नायक होने के साथ साथ आज जो हम उस कम्युनिटी, उस समाज से हम जो लोग आ रहे हैं, निसंदेह मैं उनके विचारों के साथ आजीवन आगे बढ़ना चाहूँगी। और वो एक न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि इस देश में, देश के इतिहास में
एक आधी आबादी को जो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से मुक्त करने का प्रयास किया है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है बिल्कुल, और मैं इस लेगेसी को आगे लेकर जाना चाहूँगी। सितंबर में चली जाएंगी आप यहाँ से यूएस के लिए, क्या मैसेज देंगे यहाँ की लड़कियों के लिए, खासकर जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जो आगे नहीं आ पा रही हैं? जैसे आपने हिम्मत दिखाई, आपकी फैमिली ने भी हिम्मत दिखाई है, और यूपी से आप हैं, मुंबई में आप पली बड़ी हैं, कनेक्शन बहुत जुड़ा हुआ है आपका इन सारी चीज़ों से, तो क्या मैसेज आप देंगे? पढ़ो, मेरा एक ही है। बाबा साहेब ने भी ये चीज़ कही और मैं भी उसी रास्ते पर हूँ। पढ़ाई करो। पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं है, पढ़ाई का मतलब है कि अपने एग्जिस्टेंस को और इस समाज को बेहतर तरीके से समझो, इसकी क्या विसंगतियाँ हैं और किस तरह से आप एक बेहतर और स्वस्थ समाज बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इस देश की लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़िए, और सरकार से और इस व्यवस्था से एक गुजारिश भी होगी मेरी कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बनाई जाए कि जिससे मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन में आएँ। शिक्षा का निजीकरण न किया जाए, क्योंकि इससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से दूर हो जाएगा। तो लड़कियों को मेरा यही संदेश है, जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं, लेकिन शिक्षा और पढ़ाई इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। शिक्षा और पढ़ाई हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ सरिता माली, जो हमें बता रही थी अपने सफ़र के बारे में, कैसे स्लम एरिया से वो जेएनयू आई और जेएनयू ने उनकी लाइफ को पूरा बदला, और आज वो यूएस जा रही हैं रिसर्च करने के लिए, दोबारा पीएचडी करने के लिए। हम आखिरी बार आपसे आपका रिसर्च का जो टॉपिक है वो ज़रूर पूछना चाहेंगे, आप किस पे करना चाह रहे हैं? मेरा जो विषय होगा यूएस में, मैं जो भक्ति आंदोलन में जो हिंदी मराठी क्षेत्र में जो वंचित तबके की महिलाएं हैं उनके प्राइमरी टेक्स्ट जो है उसको लेके काम करूंगी, और उस भक्ति आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है, एक ख़ास स्त्री सवालों को लेकर मेरा आगे काम होगा। अभी एक मोटा मोटी एक क्षेत्र चुना है, कोई विषय अभी ये संभावित विषय है, तो वो यूएस महिलाओं पे ही मतलब हाँ, काम करेंगे। मुझे महिलाओं पे ही काम करना है और इस विचार पे काम करना है जो समानता आधारित समाज की नींव रख पाए। समानता आधारित, तो अपने और हिंदी में ही आप करेंगे? नहीं, वहाँ पे माध्यम अंग्रेजी होगा। हाँ। लेकिन जो टेक्स्ट होंगे, प्राइमरी टेक्स्ट होंगे, वो हिंदी और मराठी में होंगे। तो ये थी हमारे साथ सरिता माली, जो हमें बता रही थी वो अपने जीवन के सफ़र के बारे में, साथ ही वो यूएस में जाके क्या रिसर्च करने वाली हैं। जेएनयू से मैं पूनम मसीह, दिमुक नायक के लिए।